नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। तो बिना विलंब किए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम नंबर 30 है और 257 जन्म कुंडली का अध्ययन हम अभी तक कर चुके हैं और आज की जो जन्म कुंडली है ये 258 कुंडली है प्रीत कौर जी की। तो प्रीत जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है आपने 2/3/1994, 2 मार्च 1994। जन्म का समय दिया है सुबह के 4 बजे और जन्म स्थान दिया है मुक्तसर, पंजाब। जब आप लोग डिटेल्स देते हैं तो जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है उसको प्रॉपर वे में अरेंज करके दिया करिए कि डेट ऑफ बर्थ जो है DD mm 4x के फॉर्मेट में और टाइम ऑफ बर्थ जो है वो प्रॉपरली लिख दीजिए AM और PM है और एक डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपका जो जन्म स्थान है वहाँ के जो जिले का नाम है, करीबी जिले का नाम और साथ ही साथ में राज्य का नाम यानी कि स्टेट का नाम भी दीजिए, तब यहाँ पे प्रॉपर मिलता है। अब इनका जो है, मुझे डाउट यहाँ पर यह है कि ये जो 2/3/94 है ये पता नहीं क्या है, ये यही होगा 2 मार्च 1994 4 AM। इन्होंने लिखा है मेरी कुंडली का अध्ययन कर दीजिए, शादी कब होगी, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, प्रॉब्लम है और जो भी करती हूँ गलत हो जाता है। देख लेते हैं इनकी धनु लग्न की जन्म कुंडली है, राशि तुला बनती है। देखिए, तुला राशि पर अभी वर्तमान समय में चल रही है शनि की ढैया, जिस वजह से परेशानी हो रही है। शादी होने की बात रही तो सबसे पहले तो यही बता देता हूं आपको, सप्तम पति जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं बुध, और बुध एक शुभ ग्रह है, आप सभी जानते हैं। सप्तम पति का द्वितीय भाव में जाकर के बैठना स्त्री की कुंडली में, वो भी शुभ ग्रह का, जन्म कुंडली का मिलान करके ही आपकी शादी होनी चाहिए। बिना जन्म कुंडली का मिलान किए अगर आपकी शादी होती है तो दाम्पत्य में परेशानी जाएगी। सप्तम पति जाकर के जब भी द्वितीय भाव में बैठते हैं तो अपने ही भाव से ये षडाष्टक योग 6वें 8वें का संबंध बना लेते हैं, जो कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण बनता है। जन्म कुंडली में देखा जाए तो जो केंद्र होता है 1 4 7 10, इसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में जो आपने कहा कि प्रॉब्लम है, जो भी कर रहे हैं वो गलत हो जा रहा है। केंद्र खाली होने की वजह से जीवन काल में संघर्ष थोड़ा सा बढ़ जाता है। पराक्रम भाव में 4 ग्रहों का होना, जहां पे सूर्य, शनि, मंगल और शुक्र जाकर के बैठे हुए हैं, जो कि पराक्रम भाव को बल देने का काम कर रहे हैं, यानी कि जहां तक के जीवन काल में जो भी चीज उसको हासिल होने वाली है वो पराक्रम से ही हासिल होने वाली है। लग्नपति का जाकर के लाभ भाव में बैठना तो अच्छा है गुरु का, और लाभ भाव में गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर है, आपके पंचम और आपके सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, विवाह होने के योग तो है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। गुरु की महादशा में राहु का अंतर आपको अभी तक चल रहा था दिसंबर 2019 के बाद से, तो मैं समझता हूं कि दिसंबर 2019 के बाद से ही आपका समय ठीक नहीं रहा होगा। वैसे भी गुरु में राहु दूसरे 12वें के संबंध में बैठे हैं तो व्यय की अधिकता, और अक्सर मैंने अपने कार्यक्रमों में यह भी बताया कि गुरु की महादशा में राहु का अंतर कोई बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रिजल्ट नहीं देता है, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बना। गुरु की महादशा में राहु का अंतर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाता, तो ये परेशानी एक सबसे बड़ी यहाँ पे दिखाई पड़ती है। आपकी कुंडली में देखा जाए तो आपने पूछा विवाह कब होगा, तो शनि की महादशा में शनि का अंतर आपको प्रारंभ होगा, जो कि शनि तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर के बैठ करके पंचम भाव को देखते हैं और गुरु की दृष्टि से दृष्ट है। तो शनि की महादशा में शनि का अंतर आपको आने वाला है मई 2022 के बाद में, और बुध तो नवंबर 2022 के बाद में आपकी जन्म कुंडली में विवाह का योग है। आपके जन्म स्थान से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आपकी शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं हैं, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप अपनी शादी का रिश्ता देखिए। नवंबर 2022 के बाद में शादी होने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो विवाह के जो रिश्ते हैं वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कुछ महीने पहले से ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और जब भी आपको रिश्ते आए तो बाकायदा अपनी जन्म कुंडली का पॉइंट बाय पॉइंट मिलान करके ही आप शादी करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। और उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना शुरू करिए, ताकि विवाह से संबंधित परेशानी जो है वो कम हो और आपके लग्नेश गुरु को बल मिल सके। और जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक कात्यायनी मंत्र, कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, इस मंत्र का रोज 1 माला जाप करिए जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, क्योंकि
गुरु की महादशा में राहु का अंतर है, रिश्ते मिलने में परेशानी होती है, शनि भी विलंब कहीं ना कहीं करा देते हैं। तो ये आप एक काम करिए और फिर शुरू करिए रिश्ता ढूंढना, आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से रिश्ता मिलने की संभावनाएं बनती हैं। जो बाकी परेशानियां हैं ढैया आपको चल रही है, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ, शनिवार के दिन 7 पाठ करना शुरू करिए। हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं, अपना आराध्य उनको बना करके उनकी आराधना करना शुरू करिए। जीवन काल में संघर्ष में कुछ हद तक कमी तो आ ही जाएगी। तो इतने उपायों को करिए आप, रिजल्ट आपको इन्हीं उपायों से मिलेगा। तो ये था प्रीति जी की जन्म कुंडली का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है आशीष शर्मा जी की। तो आशीष शर्मा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 8 जून 1995 जन्म का समय इन्होंने बताया है 00:35 यानी कि रात के 12:35 और जन्म स्थान है करवर, कर्नाटका। इन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट में दिया है, अगर आप लोग कमेंट्स इनका देख सके तो जाकर के देखिएगा कि इस तरह से अगर आप लोग अपनी डिटेल्स देते हैं तो आपकी जन्म कुंडली का चयन तो खैर हो ही जाता है, लेकिन आसान होता है थोड़ा और समय बच जाता है। तो आशीष जी, कुंभ लग्न और कन्या राशि की आपकी जन्म कुंडली बनती है। प्रश्न आपने पूछा है मेरे जॉब 4 साल से नहीं लग रही है, मैंने इंजीनियरिंग भी की हुई है, कौन सा फील्ड चूज करूं? कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है, लग्नपति जाकर के द्वितीय। अच्छा, ये आशीष शर्मा जी की जन्म कुंडली, जहां तक बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का जो प्रोग्राम आया था उसमें इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए, अब आपकी जन्म कुंडली यहाँ आ गई है और नहीं भी आई है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपने डिटेल्स यहाँ पे दी थी तो आपका चुनाव तो हो गया, लेकिन जो अभी रिसेंट जो बृहत एनालिसिस बना है वो इन्हीं की जन्म कुंडली का है। तो आप में से भी जिन्होंने कुंडली प्रिपेयर की है वो देखना चाहते हैं तो वो बृहत वीडियो देख लीजिएगा, जो आई गेस 5th पार्ट है वो। और आशीष जी के तो सभी सवालों का जवाब वहां पर मिल ही चुका है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं और अगली जन्म कुंडली है मिशा नायक जी की। जन्म कुंडली को देखते ही लगा कि ये जो कुंडली है ये देखी हुई है। 9 अप्रैल 2002 जन्म का समय इन्होंने दिया है सुबह के 11:30 और जन्म स्थान है मारगांव, गोवा। तो मिशा नायक जी, आपकी जन्म कुंडली बनती है मिथुन लग्न की, राशि आपकी कुंभ है। इन्होंने पूछा है सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्या मेरी कुंडली में योग है? क्या मैंने नीट का एग्जाम भी दिया है इस साल, बस मेडिकल की फील्ड में सिलेक्शन हो जाए। तो मिशा नायक जी ने प्री मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम, जो कि नीट के नाम से जाना जाता है, वो इन्होंने दिया हुआ है और आशा करती हैं ये कि इनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। देखते हैं, मिथुन लग्न की जन्म कुंडली, लग्नपति बनते हैं बुध जाकर के दशम भाव में बैठे हैं और दशमपति बनते हैं गुरु जाकर के लग्न में बैठे हैं। हालांकि दोनों ही प्लैनेट्स केंद्राधिपति दोष से ग्रसित हैं, लेकिन परिवर्तन होने की वजह से मैं समझता हूं कि केंद्राधिपति दोष का जो दुष्प्रभाव होता है वो नगण्य या ना के बराबर हो जाएगा, तो परेशानी यहां नहीं है। मेडिकल की फील्ड में जाने के लिए मंगल का बलाबल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मंगल की स्थिति अगर जन्म कुंडली में अच्छी हो तो व्यक्ति को मेडिकल के क्षेत्र में सफलता मिलती है। ज्योतिष शास्त्र का एक कथन है कि जन्म कुंडली के दशम भाव में अगर बलवान मंगल जाकर के बैठ जाए तो ऐसा जातक सर्जन होता है। देखते हैं, इनकी जन्म कुंडली में मंगल जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं लाभेश होकर के कृतिका नक्षत्र में 2 अंश पर मृत अवस्था में, और षडबल में देखा जाए तो मंगल के पास में बल है। नवमांश कुंडली में मंगल का उच्च राशि में होना कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में परेशानी के साथ, परेशानी क्यों? परेशानी का कारण है कि मंगल का अंश बल से कमजोर होना, लेकिन नवमांश में मंगल का उच्च राशि में होना कहीं ना कहीं मजबूती दर्शाता है। और अगर आप प्रयत्न करें तो आप बिल्कुल मेडिकल के क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। मंगल का 12वें भाव में होना कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगा और इतना आसानी से आपका मेडिकल की फील्ड में सिलेक्शन होने में दिक्कत जाएगी। निर्भर करता है आपकी तैयारी के ऊपर। वर्तमान समय में आपको गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और आपने जैसा कि लिखा कि मैंने नीट का एग्जाम भी दिया है इस साल, बस मेडिकल की फील्ड में। अब नीट का एग्जाम आपने इस साल दिया है, मुझे ठीक से याद नहीं है कि किस समय पर होता है, यानी 2021 में दिया है या 2022 में आप देंगी। अगर आपने 2021 में दिया हुआ है तो गुरु में राहु का अंतर और दूसरे 12वें का संबंध कहीं ना कहीं यह मुश्किल दिखाई पड़ती है, इतना आसान नहीं होगा 2021 में आपका सिलेक्शन लेना। शनि की महादशा आपको लगने वाली है। शनि जो कि मिथुन लग्न की कुंडली में भाग्येश होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, मित्र के घर में अपने अति मित्र होकर के, ये रिजल्ट आपको जरूर दे देंगे, लेकिन दिसंबर 2022 में आएंगे। तो मुझे लगता है आपकी कुंडली को देखते हुए कि 1 साल का ड्रॉप आपका होगा और ड्रॉप के बाद में आपका मेडिकल की फील्ड में आगे बढ़ने की संभावनाएं इस कुंडली में प्रबल दिखाई पड़ती हैं। अब आपकी तैयारी इसके पहले कैसी थी ये मैं नहीं जानता हूं, अगर ये आपसे बात होती तो पता चलता, क्योंकि पंचमेश पंचम को देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तैयारी
श्रेष्ठ होती है। गुरु चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग भी आपकी कुंडली में लगा हुआ है। तो अगर तैयारी अच्छी थी तो संभावनाएं तो बनती हैं 2021 के एग्जाम में सिलेक्शन की, नहीं तो फिर दिसंबर 2022 के बाद में ही आपकी कुंडली में मेडिकल की फील्ड में नीट के एग्जाम को क्लियर करने का योग है। फील्ड आपने सही सिलेक्ट की है, मेडिकल की फील्ड को ही लेकर के आगे बढ़िए। उपाय के तौर पर देखा जाए तो महालक्ष्मी की आराधना, लक्ष्मी जी आपके इष्ट देवता बनती हैं। लक्ष्मी चालीसा का पाठ आप रोज एक बार किया करिए। गुरुवार के दिन केले के पौधे में जल चढ़ाना शुरू करिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का रोज एक बार पाठ करना शुरू करिए। और मंगल को बल देने के लिए मंगलवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाया करिए। ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लड्डू का भोग लगाना भी आपके लिए कहीं ना कहीं मैं फायदेमंद देखता हूँ, और ये भी आपके मंगल को बल देगा, उतना ही बल देगा जितने बल की आपको आवश्यकता है। मेरे कार्यक्रमों को आप देखते हैं, आपने यहाँ पर कमेंट दिया हुआ है, तो आशा करता हूँ कि आप सूर्य को जल देख ही रही होंगी। सूर्य मिथुन लगन की कुंडली में पराक्रमपति होकर के दशम भाव में बैठे हैं। व्यक्ति अगर मेहनत करे, व्यक्ति अगर ठान ले तो उसको वो चीज प्राप्त हो सकती है। तो बिल्कुल आप अपने पथ पर सही जा रही हैं, बस जाते रहिए और जितने उपाय मैंने बताए हैं उतने उपायों को करते हुए आगे बढ़िए। रत्न से संबंधित अगर आपको परामर्श चाहिए है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके बात के द्वारा, फोन पर कंसल्टेंसी के द्वारा रत्न का परामर्श भी ले सकती हैं, क्योंकि रत्न का परामर्श देने से पहले आपसे कुछ बातें करना आवश्यक है। तो ये था मिशा नायक जी की जन्म कुंडली का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है अमित देसाई जी की। तो अमित देसाई जी आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं, आप तैयार रहिए। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 25 जून 1991, 25 जून 1991। जन्म का समय दिया है सुबह के 11:35। और जन्म स्थान आपने बताया है मुंबई, महाराष्ट्र। अमित देसाई जी की जन्म कुंडली बनती है सिंह लग्न की, राशि आपकी वृश्चिक बनती है और शुक्र की महादशा आपको वर्तमान समय में चल रही है। मेरे शादी को 3 साल हो गए हैं, मेरे घर में अनबन रहती है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। क्या मेरी कुंडली में डाइवोर्स का योग है अभी? अमित देसाई जी, बेहतर होता कि अगर आप अपनी पत्नी की कुंडली भी दे देते तो मैं अच्छे से इस चीज को समझ पाता। वृश्चिक राशि आपकी चल रही है और लग्न आपका सिंह है। देखते हैं सप्तम भावपति जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं अपने से द्वादश। सप्तम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि का ना पड़ना। सप्तम भाव पर एकमात्र केतु की दृष्टि है। नवमांश कुंडली में भी देखा जाए तो सप्तम भाव में केतु जाकर के बैठे हैं, वो भी नीच राशि में। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो है। और शुक्र की महादशा में राहु का अंतर है, वो भी शुक्र 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं, जो कि ठीक है। लेकिन राहु का अंतर जो कि 6वें 8वें का संबंध है, राहु पंचम भाव में बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं धनु राशि में, जिसको भी उनकी नीच राशि कहा जाता है। हालांकि ये राहु मृतक प्राय हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण तो बनेंगे। और अगर पत्नी की कुंडली में भी दिक्कत हुई, आप जन्म लगने से भी मांगलिक बनते हैं, अगर पत्नी की कुंडली में भी कुछ इस तरह की परेशानी हुई और विवाह के पहले अगर आपका कुंडली मिलान नहीं किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता मुझे टूटता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि सप्तम भाव पर एकमात्र केतु की दृष्टि का पड़ना, किसी भी शुभ ग्रह का संबंध आपके सप्तम भाव से नहीं है। सप्तम पति षष्ठ भाव में जाकर के बैठे हैं, वो भी शनि है। नवमांश की स्थिति भी कुछ इसी बात को दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। हालांकि मैं नहीं जानता तो बोलना उचित नहीं है, लेकिन 12वें भाव में मंगल शुक्र की युति, जहां पर मंगल नीच राशि में बैठे हैं, शनि की दृष्टि इस युति पर पड़ रही है और नवमांश में भी मंगल शुक्र की युति है। किसी थर्ड का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था, मैं नहीं जानता हूं, बट आपकी कुंडली की स्थिति इस आधार पर दर्शा रही है। पत्नी की कुंडली होती तो देख के इस बात की श्योरिटी हो जाती कि उनकी कुंडली में भी इस तरह की स्थिति है, तो डाइवोर्स तो फिर तय दिखाई पड़ रहा है। अब उपाय भी अगर देखा जाए तो क्या बताऊं मैं आपको उपाय। विष्णु भगवान की आराधना किया करिए, सूर्य को जल दिया करिए। विवाह से संबंधित कोई भी बात है तो उसके लिए मुझे आपकी और आपकी पत्नी की जन्म कुंडली को देखना होगा। दोनों की कुंडली का मिलान करके एग्जैक्ट मैं बता सकता हूं कि ये विवाह चलेगा या डाइवोर्स की तरफ जाएगा। आपकी कुंडली में दाम्पत्य का सुख मैं कमजोर देख रहा हूं। तो ये था अमित देसाई जी की जन्म कुंडली का अध्ययन। और अगली जन्म कुंडली है रजनीश कुमार जैन जी की। तो रजनीश जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 14 नवंबर 2001, 14 नवंबर 2001 शाम के 5:10। और जन्म स्थान है हिमाचल प्रदेश में सोलन, सोलन डिस्ट्रिक्ट होगा ये जहां तक जी। मेष लग्न की जन्म कुंडली है, राशि इनकी तुला बन जाती है। और प्रश्न इन्होंने पूछा है वेल्थ कैसी होगी, देख लेते हैं। धन की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। लग्नपति मंगल बनते हैं, जाकर के दशम भाव में बैठे हैं उच्च राशि में। कुलदीपक योग जहां तक मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बताया हुआ है।
तब साहब कुलदीपक योग ही आपकी कुंडली में सिद्ध हो गया है, तो आगे वेल्थ की बात क्या है। आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश मंगल बन जाते हैं जाकर के दशम भाव में बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति कुल का दीपक होता है, ज्योतिष शास्त्र का कथन है। उच्च राशि के मंगल है, बढ़िया है। धन भाव में जाकर के शनि बैठे हैं, लाभेश का जाकर के धन भाव में बैठना महाधनी योग है और जन्म कुंडली में धन को लेकर के चिंता की आवश्यकता नहीं है। धन भाव के अधिपति शुक्र बन जाते हैं, सप्तम भाव में आकर के स्वग्रही बैठे हैं, फलस्वरूप अपने दूसरे घर को बलि करेंगे तो धन की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी दिखाई पड़ती है। धन के कारक देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए तो पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, वक्री होकर के मेष लग्न की जन्म कुंडली में। देवगुरु बृहस्पति कारक प्लैनेट होते हैं और कारक प्लैनेट का वक्री होना यहाँ पर इनके बल को बढ़ाने वाला होगा और ये गुरु श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेंगे। भाग्य भाव के अधिपति गुरु पराक्रम भाव में बैठ के भाग्य भाव को देख करके भाग्य की भी वृद्धि कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली में धन इत्यादि को लेकर के चिंता करने की कोई भी आवश्यकता इस कुंडली में नहीं दिखाई पड़ती। शुक्र चंद्रमा की युति गजकेसरी योग, बुध और चंद्रमा की युति भी गजकेसरी योग, गुरु चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, तो कुंडली मजबूत अवस्था में दिखाई पड़ रही है। अब बात आ जाती है चंद्रमा और सूर्य की युति, जो कि आपको मानसिक रूप से अशांत करेगी। और सूर्य और बुध की युति तो बुधादित्य योग है, तो मैं चिंता की आवश्यकता नहीं समझता। सूर्य और शुक्र की युति है तो शुक्र 13 अंश पर है और सूर्य 28 अंश पर, तो ये अस्त नहीं है, तो सूर्य का प्रभाव भी आपको मिल रहा है। सूर्य चंद्रमा की युति आपकी जन्म कुंडली में परेशानी का कारण है। देखिए तो यहाँ पे धन तो है लेकिन आप मन से दुखी रहेंगे। सूर्य और चंद्रमा की युति आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है तो ये एक परेशानी का कारण तो बनेगा ही बनेगा। चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि का पड़ना, सूर्य पर राहु की दृष्टि का पड़ना, मानसिक रूप से आप अशांत रहेंगे। धन की स्थिति जन्म कुंडली में बढ़िया है, धन को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता इस कुंडली में नहीं है, बट इस कुंडली में जो परेशानी है वह मानसिक अशांति, तो मानसिक अशांति आपको रहेगी। पंचम भाव के अधिपति सूर्य बन जाते हैं, जाकर के सप्तम भाव में बैठे, वो भी नीच राशि में बैठ के लग्न को देख रहे हैं, तो सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर हो गए हैं। सूर्य का कमजोर होना कहीं ना कहीं व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी कमी लाता है। नो डाउट ये सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो षड्बल में उनको थोड़ा सा बल मिल जा रहा है लेकिन प्रॉपर बल नहीं मिल रहा है। और शाम के समय का जन्म है तो सूर्य सप्तम भाव में आ गए हैं। अब सप्तम भाव आपकी तो मेष लग्न की कुंडली ही है, सप्तम भाव यानी कि कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि है, सप्तम भाव में सूर्य नीच के हो जाते हैं तो रिजल्ट नहीं देते। आपकी कुंडली में तो ऑलरेडी नीच राशि में बैठे हैं। साथ ही साथ सप्तम भाव पश्चिम है तो यहाँ पर सूर्य अस्त हो जाते हैं, तो सूर्य आपकी कुंडली में बहुत कमजोर हो गए हैं, जो कि मेष लग्न की कुंडली में सबसे योग कारक प्लैनेट और साथ ही साथ जो आत्मा के कारक हैं, जो कि आत्मशक्ति आत्म बल के कारक हैं और आत्मविश्वास के कारक हैं, उसमें मुझे कमी दिखाई पड़ती है। सूर्य पर राहु की दृष्टि का पड़ना, और हालांकि नीच भंग हो रहा है इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, लेकिन फिर भी सूर्य नीच राशि में बैठे हैं तो परेशानी का कारण तो बनेंगे ही बनेंगे, वो भी मृत अवस्था में है। अपने सूर्य को जागृत करिए। धन इस कुंडली में है, आत्मविश्वास और मन अशांत रहेगा। मानसिक अशांति को दूर करने के लिए पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ दिया करिए। सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी पर दुग्ध अर्पित करिए। मेरे कार्यक्रम देखते हैं, सूर्य को जल दे ही रहे होंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य आपके द्वारा होना चाहिए। सूर्य भगवान को अपना इष्ट देवता मान करके सूर्य भगवान की आराधना करना शुरू करिए। हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप किया करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके द्वारा रोज होना चाहिए। इसके अलावा बढ़िया है कुंडली आपकी, शनि की महादशा चल रही है, मेष लग्न के हैं, हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर के मैं आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन हुआ वो संतुष्ट होंगे। कुछ सूचनाएं जो कि मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मुझसे इस कार्यक्रम में कराना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का समय और आपके जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए। इसके साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली का बृहद एनालिसिस, फुल हॉरोस्कोप वीडियो एनालिसिस कराना चाहते हैं, आपके मन में बहुत से प्रश्न हैं और अगर आप सभी अपने प्रश्नों को कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली से संबंधित प्रत्येक भाव, अपने जन्म के पंचांग से संबंधित जानकारी चाहते हैं, मेनली अपनी जन्म कुंडली को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो आप जो हमारा नया कार्यक्रम है बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण, उसका स्लॉट इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी, हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने लास्ट वीडियो में भी दी थी, लेकिन नए दर्शक यहाँ पर जुड़ते रहते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हो, तो जन्म कुंडली का निर्माण कराना चाहते हैं, जन्म कुंडली की रिपोर्ट भी बनवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन हुआ वो संतुष्ट होंगे। आप भी अपनी डिटेल्स दीजिए, डिटेल्स देने के बाद में थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिए। तो पुनः अगले सप्ताह आप सभी के सम्मुख में आगे के वीडियो को लेकर के या बृहद ये जो निःशुल्क जन्म कुंडली वीडियो अध्ययन का कार्यक्रम है इसको लेकर के मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।